हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, तो हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी, मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, ऐसा क्या है मैनेजमेंट में जो आपका फ्यूचर बना सकता है। ये बहुत सारे आवश्यक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के फ्यूचर के लिए काम आएंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हर वो सब्जेक्ट जो आपके एमबीए में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर्स में है, उसका जो हेडलाइन है, उसका जो टैगलाइन है, जो सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि आपका पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। और लगभग हर आपके पेपर में आपका जो पेपर रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जैसे कि पहला आप लोगों का पेपर था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो उसमें क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। फिर आया HRM, व्हाट इज़ HRM। फिर अभी थर्ड आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हो सकता है कुछ घुमा करके पूछे, लेकिन वो पूछेगा ज़रूर कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन द प्रेजेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. Financial management is an important branch. Nobody will think over about business activity without finance implication. Planning is an inextricable dimension of financial management. देखिए, कोई भी कंपनी आप खोलें, कोई भी आप इंडस्ट्री खोलें या किसी भी तरह का बिजनेस खोलें, आपको सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो आपके पास एसेट होना चाहिए वो होता है पैसा, यानी कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो आप व्यापार सोच भी नहीं सकते, चालू करना तो बहुत दूर की बात है। अब अगर आपके पास पैसा है तो व्यापार आप बहुत आसानी से चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली। बट बिजनेस में ये पांचों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और इसको गहराई से समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। वित्त से जितना भी हम लोगों का फंक्शन होता है वो रिलेट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इन द प्रेजेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच। फाइनेंस मैनेजमेंट को ये एज अ ब्रांच ट्रीट कर रहा है यहाँ पर। नोबडी विल थिंक ओवर अबाउट बिजनेस एक्टिविटी विदाउट फाइनेंस इम्प्लीकेशन। मतलब विदाउट फाइनेंस आप बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम एज इट इज़ वही समझने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और डिटेलिंग के लिए हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप लोगों का कल पेपर है तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं बता सकते। हम जो भी पढ़ाएंगे अभी आपका सिर्फ आपके पेपर के हिसाब से पढ़ाएंगे, और जब हम डिटेलिंग की क्लास रखेंगे तो हम लोग उसमें फुल ऑन डिटेल करेंगे हर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। चलिए आते हैं। प्लानिंग इज एन इनएक्सट्रिकेबल डायमेंशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये शब्द का क्या मतलब होता है? इनएक्सट्रिकेबल, बताइए। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सेपरेट, अविभाज्य। ये वह कंडीशन है जिसमें विभाजन नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका शब्द है डायमेंशन। डायमेंशन यानी क्या होता है? डायमेंशन यानी क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। डायमेंशन मतलब होता है टोटल लंबाई, चौड़ाई, इसका पूरा आकार डायमेंशन कहलाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? प्लानिंग इज एन इनएक्सट्रिकेबल डायमेंशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्लानिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आपको प्लानिंग के तहत ही काम करना पड़ेगा। अगर आप
के कॉन्सेप्ट में जाए और आपके पास किसी तरह का कोई प्लानिंग ही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? राइज इन प्रॉफिट्स। देखिए, कोई भी व्यापार चालू होता है तो वो व्यापार चालू किया ही इसलिए जाता है ताकि हम हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन कर सके। नुकसान उठाने के लिए कोई व्यापार करता है क्या? अगर कोई करता होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताएं। रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन मतलब कॉस्ट में कमी। हम कोई भी सामान, मान लीजिए आप कोई सामान बना रहे हैं और आपके सामान बनाने की जो लागत है, आपने जो उसको प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च किए हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपको उसमें भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है उस प्रोडक्ट को उस लेवल पे नहीं बेच सकते जिस लेवल पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मान लीजिए आपने ये पेन बनाई, मार्केट में इस पेन के बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, 5 रुपये से चालू होते हैं तो 500 रुपये 5000 रुपये तक बिकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो पेन्स बिकती है वो 10 रुपये की बिकती है। अब आपको इस पेन को बनाने में 300 रुपये लगते हैं, तो क्या आप इस पेन को 10 रुपये में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। आपको प्रॉफिट कमाने के लिए इसको 400 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो आपके कॉम्पिटिटर 10 रुपये में बेच रहे हैं, आप 400 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपके प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। इस कारण आप जितना कम हो सके इसका रॉ मटेरियल कम पैसे पे उपलब्ध करें और उसको कम पैसे पे प्रोड्यूस करें ताकि आपके जो प्रॉफिट लेवल है, रेशियो है, उसको आप बढ़ा सकें। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, रिडक्शन इन कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लागत लगती है उसमें कमी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड्स मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्रोत बढ़ाने होते हैं फंड्स के। क्या होता है, कई बार आप जब व्यापार चालू करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपके पास जब पैसे की कमी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, या तो लोन ले लेते हैं, या तो रिश्तेदारों से ले लेते हैं, या तो दोस्तों से ले लेते हैं, या तो कहीं और से व्यवस्था बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये रिसोर्सेस है आपके फंड्स के, आप पैसा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, आ जाते हैं। रिड्यूस रिस्क। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम होता है वो रिड्यूस करना होता है रिस्क को। जो रिस्क होता है, मतलब व्यापार में बहुत तरीके के रिस्क होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत सारे तरीके के रिस्क होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है कि हमारे जो भी प्रोडक्शन होते हैं, हमारे जो भी सेल्स होते हैं, मार्केटिंग होती है, उसमें इसको रिस्क को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, कौन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए आइए पढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स 3 ग्रुप्स। ओके, यहाँ से हम पढ़ना चालू करें। रिलेटिंग टू फाइनेंस एंड कैश। देखिए, जो इसका सबसे पहला ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसको हम लोग स्कोप एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इसका इन लोगों ने बोला है कि इसमें जो है 3 तरह के ग्रुप्स डिवाइडेड है। तो इसमें जो सबसे पहला ग्रुप है वो बोलता है कि रिलेटिंग टू फाइनेंस एंड कैश, मतलब पैसे से और नगद से इसका रिलेशन होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दूसरा होता है राइजिंग ऑफ फंड्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पैसे कहाँ से हमको जुटाना है व्यापार को चालू करने के लिए, मैनेजमेंट को संचालित करने के लिए, ये यहाँ से देखा जाता है। फिर 3rd नंबर पे आता है अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज ऑफ राइजिंग फंड्स, these are part and parcel of total management. Isra Solomon felt that in the view of funds utilization, 3rd group has a wider scope. इनके कहने का मतलब है कि जो पहला था और जो दूसरा था उसके मतलब लगभग बराबर का ही है। इन दोनों को मिला के, अगर इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तब इनका तीसरा ग्रुप बनेगा। मतलब है कि पहला आपने क्या कर लिया था, पहला क्या किया था, फाइनेंस और कैश का जुगाड़ कर लिया था। उसके बाद आपने क्या किया था, फंड्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन का जुगाड़ कर लिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि तीसरे में इन दोनों को मिला लिया जाता है, मतलब फुल ऑन जुगाड़। आप कैश लेके आ रहे हैं, फंड्स लेके आ रहे हैं, उसके बाद और भी थोड़ा पैसा अपने जेब का भी लगा दे रहे हैं, आपका सेविंग्स का पैसा लगा दे रहे हैं, आपकी एफडी का पैसा लगा दे। उसके बाद ये तीनों को मिला जब देता है ना, तो इसको बना देते हैं जुगाड़। जुगाड़ का मतलब और कहीं से ब्याजी में उठा के ला लिया, रिश्तेदारों से मंग के ला लिया। जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ये किसी की डेफिनेशन के हिसाब से था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती। इसके जो है ये प्रमुखता जो है ये 2 ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज टू मेन रोल्स, वन पार्टिसिपेटिंग इन फंड्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट ये है, एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्टिविटी, 2। सेकेंड नंबर का है आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड इन सिलेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ दोज फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें दो तरह के मेन रोल्स निभाता है। पहला है फंड्स का यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फंड्स को यूटिलाइज कैसे करते हैं भाई? फंड्स को अगर आप अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, आपके पास मान लीजिए मैनेजमेंट में पैसा आ रहा है और आप उस पैसे को भलते ही खर्च कर रहे हैं, उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, आप भलते ही पैसा खर्च कर रहे हैं, पानी जैसा बाहर है, तो कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट में नुकसान होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है कि इस तरह के मैनेजमेंट को अलग कर देता है। वो फाइनेंस को इतना टाइट करके रखता है ताकि गलत उसका उपयोग ना हो, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। लिक्विडिटी यानी तरलता होती है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है। फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो। फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है आप जब किसी भी दूरदर्शिता, मतलब फोरकास्टिंग का मतलब तो दूरदर्शिता है, आप किसी भी आपके खर्चे को दूरगामी हिसाब से पहले ही जब समझ जाते हैं तो उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं। मतलब अगर आप इससे अपना समझेंगे तो फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो का मतलब होता है कि जब आपको पता होता है कि आपका पैसा खर्च होने वाला है, आपको पहले से ही पता है, आप उस खर्च को लिमिटेड कर सकते हैं। अगर ये आपके हाथ में होता है, अगर आप उसको कर सके तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे फोरकास्टिंग करेंगे भाई आपके होने वाले खर्चों को? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बरसात के दिनों में अभी प्याज बहुत महंगा हो जाता है। प्याज क्या होता है, आप सबके घर में भी ऐसा होता होगा, मम्मी लोग 50 किलो की 60 किलो की कट्टी लाके घर में पहले ही रखती, बरसात के पहले ही लाके रख लेती। प्याज क्या है, बहुत धीरे खराब होता है, मतलब वो 2-3 महीने में उसकी वैलिडिटी रहती है, वो चल जाता है। तो मम्मी लोग क्या करती है, जब वो 4-5-6 रुपये होता है, रुपये किलो रहता है, तो 50-60 किलो लाके रख लेती है, चलते रहता है उनको, 3 महीने बड़े आराम से चल जाता है। उनको मालूम है, उन्हें फोरकास्ट कर चुके हैं, उनको मालूम है कि बरसात में ये महंगा होने वाला है, तो पहले से ही क्या कर लेते हैं कि अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेते हैं और प्याज की एक बड़ी क्वांटिटी घर पे लाके रख लेते हैं, ठीक है। राइजिंग ऑफ फंड्स मतलब फंड्स को जुटाना। कहाँ से जुटाएंगे? बहुत सारे उसके स्रोत होते हैं। लोन होता है आपके जो पहले के आपके पैसे कैश इन हैंड होता है वो होता है। एफडीज तोड़ा करके आप बिजनेस चालू कर सकते हो, दोस्तों से मांग के बिजनेस चालू कर सकते हो। इसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, इसमें बहुत अंदर ना जाइएगा। मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस, किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए, किसी भी व्यापार को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आप कर सकें। जब तक आप पैसे नहीं जुटाएंगे, जब तक आप प्रॉफिट नहीं जुटाएंगे तो आपको कभी भी बिजनेस करने में किसी भी तरह की सामर्थ्यता नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप जब व्यापार चालू करें तो आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अपने खर्चों को बढ़ाएं ना। जितना आप खर्चों को कम रखेंगे आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। प्राइसिंग को भी नियंत्रित कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, आगे कितना प्रॉफिट होने वाला है ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। Financial management, it is the duty of the financial manager to keep the sources of the assets in the maintaining the business. Asset management plays an important role in the financial management. Asset management बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को संचालित करने के लिए। अगर आप एसेट मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं नुकसान में हो जाएगा। मान लीजिए, अब इसको एग्जांपल से समझ लीजिए, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका एक कंप्यूटर एकेडमी है। कंप्यूटर एकेडमी में आप क्या कर रहे हैं कि आपका कीबोर्ड बार बार खराब हो जा रहा है। क्यों हो रहा है खराब? आपकी लापरवाही के कारण खराब हो रहा है, क्योंकि वहाँ एक खिड़की जहाँ से लगातार पानी आता है, बरसात का मौसम चल रहा है, पानी आता है, आप उसको देखकर भी इग्नोर कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। तो ये फाइनेंशियल मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो एसेट्स को बराबर तरीके से मेंटेन करे। एसेट्स से क्या होता है, क्या होता है एसेट्स का मतलब? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मैसेज करके बताइए। एसेट मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब वही एसेट मैनेजमेंट जो है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। आप इसको बहुत अच्छे से और समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग हमारी डिटेलिंग क्लास में इसको और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है किसी भी मैनेजर के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए, किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे ही आप व्यापार को बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं। आइए समझते हैं एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं एक बार पहले। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM, is a concept that a sum of money is worth more now than the same sum will be at a future date due to its earning potential in the interim. The time value of money is a core principle of finance. A sum of money in the hand has greater value than the same sum to be paid in the future. बहुत लंबा हो गया, मेरे को पता है आप पढ़ते पढ़ते भूल गए होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल से आपको इसका मतलब बता देता हूँ। मेरी दादी ने एक गुल्लक में 100 रुपए का नोट मेरे लिए जमा कर दी थी कि जब मेरा पोता, मतलब मेरी दादी ऐसा बोल रही थी कि जब मेरा पोता बड़ा होगा, जब वो 30 साल का हो जाएगा, तो उसके लिए ये डब्बे में कुछ बंद करके मैंने रखा है, इसको 30 साल बाद खोलना। अब मैं 30 साल का हुआ, मैंने उस डब्बे को जब खोला तो उसमें 100 रुपए का नोट था। 100 रुपए का नोट, मैंने सोचा कि इससे आइसक्रीम खाऊं या गुपचुप। मेरे दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आया। फिर मैं बहुत देर तक सोचते रहा कि मेरी दादी ने 100 रुपए क्यों रखी होगी, 1-2 लाख रुपए रखना था। तब मुझे मेरे पापा ने बताया कि बेटा, उस ज़माने में 100 का नोट सिर्फ राजा महाराजा देख पाते थे, समझे। तब मेरे दिमाग में आया कि टाइम वैल्यू 100 रुपए में उस समय में कोई भी व्यक्ति 5-7 साल सर्वाइव कर लेता। अरे 1-2 साल तो कहीं नहीं गया, सर्वाइव कर लेता। मतलब 100 रुपए की वैल्यू उस समय बहुत थी, आज उसका वैल्यू नहीं है। अगर मेरी दादी उस 100 रुपए से अपना जीवन यापन करती तो वो बहुत आराम से कई महीने तक रह सकती थी। लेकिन आज मुझे 100 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार, समय के अनुरूप, समय के साथ साथ जो पैसा है, जो रुपया है, उसकी परचेसिंग पावर कम हुई है। अब वो कम होने के कारण आज जो 100 रुपए से मैं सिर्फ चॉकलेट खा सकता हूँ। समझ गया दोस्तों। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय के साथ जब पैसे की वैल्यू कम होती है, परचेसिंग पावर कम होती है, तो उस स्थिति में हम उस कंडीशन को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग अब हम लोग पढ़ रहे हैं। कैपिटल बजटिंग क्या है, चलिए आइए। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आर the two common goals of an organization's operation. In case a company does not possess enough capital or has no fixed assets, this is difficult to accomplish. It is this point that capital budgeting becomes essential. कहना क्या चाह रहा है? Expansion and growth. Expansion and growth. These are the two more important concepts of capital budgeting. जब तक आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं लाएंगे, बढ़ोतरी नहीं लाएंगे, एक्सपेंशन नहीं लाएंगे, बढ़ाव नहीं लेके आएंगे, जब तक आप इस व्यापार को फैलाएंगे नहीं, तब तक आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कभी नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। टू मोर कॉमन, ये आपका गोल है, ये आपका एम है, टारगेट है ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑपरेशंस का। इन केस ए कंपनी डज नॉट पोजेसेस इनफ कैपिटल, अगर किसी भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है व्यापार करने के लिए, और हैज़ नो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं है, जमीन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, उसके पास व्यापार करने के लिए एसेंशियल एसेट्स नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके लिए कि कैपिटल बजटिंग, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस व्यापार को सुचारू रूप से वो संचालित कर सके। इसलिए कैपिटल बजटिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पूंजी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, उसको बजट में लाना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि आप व्यापार को अच्छे से चला सकें, क्रियान्वित कर सकें। आगे बढ़ने, द कैपिटल बजट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज अ रिजल्ट। चला याद पढ़ते हैं। द कैपिटल बजट इज यूज्ड टू मैनेजमेंट टू प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑन, मतलब फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए भी कैपिटल बजटिंग का उपयोग किया जाता है। इसका रिजल्ट जब होता है तो देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट यूजुअली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज को अपनाता है अपने
गोल्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज को अपनाता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज मतलब क्या है? बहुत समय, बहुत आगे दूरदर्शिता के साथ जब आप किसी व्यापार को संचालित करते हैं तो आपको कैपिटल बजटिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि आप पूंजी जब तक अपने व्यापार में आगे तक के लिए नहीं रखेंगे तब तक आपका व्यापार आगे तो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस डिटरमाइंस which fixed assets purchase or project investments are acceptable in which are not। मतलब कैपिटल बजटिंग उस तरह से परिभाषित किया जा सकता है जब बिजनेस में फिक्स्ड एसेट की खरीदारी की जाए, फिक्स्ड एसेट को बनाया जाए और फिक्स्ड एसेट को इस्तेमाल में लिए जाकर बिजनेस को किया जाए, तब कैपिटल बजटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेस दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, कैपिटल वेंचर एक्चुअली क्या है? कैपिटल वेंचर्स वो इक्विटी है, उस तरह के इन्वेस्टर्स लोग हैं जो किसी भी स्टार्टअप्स पे पैसा लगाते हैं उस बिजनेस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखकर। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि एक बिजनेस मॉड्यूल है जो बहुत आगे तक काम जाएगा। चलिए फिर से एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग, एग्जांपल के लिए वैसे भी फेमस है। आपको पता है कि टेस्ला कंपनी बैटरी वाली कार बना रहा है। आपके भी मार्केट में आप देखिएगा बैटरी वाली आजकल मोटरसाइकिल्स और वो जो क्या बोलते हैं स्कूटी बहुत चल रही है बैटरी वाली। आप लोग देखेंगे कि आपके घर के छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। हर जगह सोलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सोलर आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिजली बनाने का, बहुत इकोनॉमिक भी है। एक बार आपने छत पे लगा लिया, आपको 20-25 साल देखना ही नहीं है, बिजली का बिल आता उससे भी कम, आपको बिजली बढ़िया बन रही है। आपकी मोपेड आपने ले ली है बैटरी वाली, चल रही है बढ़िया, रोड पर घूम रहे हैं अपन, काम निपटा रहे हैं उससे, ठीक ठाक रेट में भी मिल जाती है और इकोनॉमिक भी पड़ती है। 2-4 यूनिट में चार्ज हो जाती है और दिन भर चलते रहती है। इसका प्रमुख कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझिएगा कि जो सोलर आपने छत पे लगाया है कैसे चल रहा है, उसको इसकी एनर्जी स्टोर काहे में हो रही है? बैटरी में। आप जो गाड़ी चला रहे हैं, आप जो कार चला रहे हैं, आजकल टाटा की भी नेक्सॉन आ गई है और दूसरी भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। अब तो बैटरी वाली गाड़ियाँ ही ज़्यादातर आ रही। किस पर आधारित है? बैटरी पर आधारित है। कुछ मत करिए, बैटरी के शायद 1 या 2 ही शेयर जो है लिस्टेड है भारत के NSE और BSE में, उसका शेयर खरीद लीजिए। मतलब ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आप बस इतना सोचो कि आने वाले समय पे कहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। आप बिल्कुल बैटरी के कोई भी शेयर पे पैसा लगा दीजिए। आने वाले समय पे बैटरी का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि जो बैटरी अभी यूज़ हो रही है लगातार उसमें चेंजेस, उसमें बदलाव ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बैटरी का एक लाइफ स्पैन होता है, एक समय बाद वो ख़राब हो जाती है। आप बाइक चलाइए बैटरी लगेगी, कार चलाइए बैटरी लगेगी, आप कैमरा चलाइए बैटरी लगेगी, आपका घर का सोलर पैनल बैटरी से चल रहा है, हर चीज़ें बैटरी से चल रही है, तो बैटरी ख़राब भी तो होती है। आपका घर का रिमोट भी बैटरी से ही चल रहा है। जब वो बैटरी ख़राब होगी तो लगातार बैटरी का जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और जब सप्लाई बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस रिफॉर्म पे आएगा, प्रॉफिट कमाएगा, और जब वो प्रॉफिट कमाएगा तो उसका गेन आपको भी मिलेगा शेयर मार्केट के थ्रू। मेरे कहने का मतलब यही था, वेंचर कैपिटल की एक तरह की ऐसी पूंजी है जो एक शेयर होल्डर, एक इक्विटी होल्डर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है किसी भी ऐसी कंपनी पे जो आगे जाकर उसको प्रॉफिट कमा के देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Venture capital generally comes from well of investors, investment banks and any other financial institution। Venture capital वहाँ से आता है जो बहुत बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब छोटी मोटी कैपिटल्स को इस पर नहीं काउंट करते हैं। जब बड़े स्तर पे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जब इस पर इन्वेस्ट करते हैं तब ये आता है। जैसे कोई स्टार्टअप है, कोई अच्छा स्टार्टअप है, जैसे आप लोग देखेंगे अभी नए स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कुल्हड़ की चाय। कुल्हड़ की चाय भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप से चल रही है, MBA चाय वाला, फलाना चाय वाला, चाय सुट्टा, पता नहीं क्या क्या दुकानें चल रही हैं। तो ये जो दुकानें चल रही हैं ये स्टार्टअप्स हैं किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति के। जैसे कि ओला एक कंपनी, कार चलती है ओला की। ओला कंपनी की खुद की एक भी कार नहीं है, दूसरों से ले लिया है, चला रहा है। जैसे ओयो होटल्स का खुद का एक भी होटल नहीं, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड उन लोगों होटल की चेन, लोगों से कोलैबोरेशन कर लिया। तो ऐसी जब किसी की साइकोलॉजी होती है, ऐसा किसी का भी बिजनेस प्लान होता है, तो
अगर ये अच्छा प्लान लगा तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। खत्म हो गया। वाह, तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं खत्म हो चुका है, लेकिन हम लगातार हाजिर होते रहेंगे आपके लिए, आपको सिखाने के लिए। बस ये याद रखिएगा कि आपको पढ़ना अच्छे से है और लिखना अच्छे से है। अभी एग्ज़ाम्स चल रही है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर डिटेलिंग नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग लगातार इस पर काम करेंगे और एक एक चैप्टर को पूरा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर आप YouTube में सर्च करें तो @एकलव्य एजुकेशन BGT नाम से सर्च कर लीजिएगा। आपको ये डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। आपको इस तरह का मोनो दिखेगा। हमारी एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको लगातार फ्री में क्लासेस मिलते रहेंगी और आप लगातार पढ़ते रहें और अपने आप को बिल्ड करें, स्किल्ड बनाएं, क्योंकि MBA विदाउट नॉलेज इज़ यूजलेस। मैंने हमेशा इस कोड का इस्तेमाल किया है, आज भी कर रहा हूँ। बहुत ही आवश्यक हो जाता है आपका नॉलेज को गेन करना, नहीं तो आपका मैनेजर बनना किसी भी रूप से सार्थक नहीं माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू।